नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। जब मैं आपसे सुभाष की बात कर रहा हूं तो मेरे घर की पत्नी से लेकर बहुत सारी स्त्रियां आज तीजा का व्रत रखी हैं, जिसको निर्जला व्रत कहते हैं, हरतालिका भी कहते हैं। और पूरे बाजार में रौनक है और महिलाएं जो हैं वो उत्साह और उत्सव की तरह इसको रखती हैं। दरअसल ये अपने पतियों की दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर स्त्रियां इस तरह का उपवास रखती हैं। आधुनिक स्त्री थोड़ा इसको उत्सव धर्मी तरीके से मनाती हैं, क्योंकि हमारे समाज में एक उत्सव धर्मिता बढ़ रही है। तो पहले एक रूढ़ी की तरह या एक जड़ता की तरह या एक घर में लोगों को दिखाने के लिए भी या दबाव के तहत भी बहुत सारी स्त्रियां इस तरह उपवास रखती थी। अब थोड़ी स्त्रियां जो पढ़ी लिखी हैं, जो कामकाजी हैं, वो थोड़ा उनमें बदलाव आया है। पर फिर भी सामाजिक सांस्कृतिक दबाव और परंपरा ऐसी है कि कहीं ना कहीं वो इस उत्सव को में मनाती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेती हैं, पर अंततः वो अपने पतियों के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए तीजा का व्रत रखती है, हरतालिका का व्रत रखती है। इसकी कथा का वाचन होता है। ये तो एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष है, क्या पुरुष वर्ग भी इस तरह से किसी 365 दिन में स्त्री के लिए उपवास रखता है? कुछ पुरुष कह सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी के लिए उपवास रखता हूं, मैं उसके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। बहुत सारे लोग करते होंगे, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं, तो दोनों साथ साथ रहते हुए उनको एक दूसरे की आदत भी होती है, जरूरत भी होती है, और वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। ये तो एक अलग बात है। पर पुरुष के लिए इस तरह का कोई नियम नहीं है, इसलिए कोई उससे नहीं पूछता है या वो उसको उत्सव की तरह नहीं मनाता है। तो अब इस के बीच में कुछ पूरी दुनिया की स्त्रियों के कुछ आंकड़े हमारे सामने आए हैं जो चौंकाते हैं। वो आंकड़े हैं लैंगिक समानता को लेकर, स्त्रियों की स्थिति को लेकर। और बहुत सारे देशों में स्त्री जो है लगातार पीछे जा रही है। जो उसकी स्थिति थी, चाहे आर्थिक सामाजिक, वो पीछे हो रही है। उस पर अपराध बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो एक समय स्त्रियां पूरी दुनिया में पुरुषों के लिए बेहतर दुनिया कर रही हैं, उनके लिए घर सजा रही हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं, दुनिया को वो खूबसूरत बना रही हैं। दूसरी तरफ जो मेल डोमिनेटिंग समाज है पूरी दुनिया का, वो स्त्रियों को लेकर किस तरह की बातचीत कर रहा है। तो हमको लगा कि चूंकि आज स्त्रियों का त्यौहार है, तो क्यों ना हम स्त्रियों को लेकर ये बातचीत करें। और इसमें हमको लगता है कि बहुत सारी स्त्रियां जो घरों में बोल नहीं पाती या जो महसूस करती हैं, जैसे हम ये मानते हैं कि हमारी दुनिया में और हमारे देश में खास करके यदि किसी श्रम की चोरी का सबसे बड़ा अपराध दर्ज होगा, तो वो जो घर में काम करने वाली स्त्रियां हैं, जिनके श्रम को बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, यही यदि लोग विदेश चले जाएं और किसी को काम में रखना पड़े जो काम घर की स्त्रियां करती हैं, तब उनको पता चलेगा कि वो स्त्रियां जो काम कर रही हैं उसके बदले कितना पैसा देना पड़ता है। पर हम उस तरह से नहीं सोचते, और स्त्रियां भी कभी नहीं सोचती। वो जो कुछ करती हैं बहुत सेवा से, मन से, धार्मिक विश्वास से, 7 जन्मों को पति को रखने की कामना से करती हैं। इसलिए वो बहुत सारी पूजा अर्चना करती हैं, कथा सुनती हैं। तो बात हम कर रहे थे कि लैंगिक समानता की, कि नारी के जो संसार है, स्त्रियों का जो देश है, उसमें पुरुष की क्या भूमिका है। एक अभी बात भी आई थी कि कई सालों बाद, 20-30 हजार साल बाद, पुरुषों के जीन्स खत्म होने की एक खबर भी आई थी। पता नहीं वो 20-30 हजार साल कब होंगे, पर अभी तो स्त्रियां जो है थोड़ी संकट में हैं। और पूरे हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के बीच लंबी जीवन प्रत्याशा एक सामाजिक सफलता की कहानी रही है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। पुरुषों की तुलना में लंबे समय तक जीने के बावजूद महिलाएं अपने जीवन का 25% अधिक हिस्सा खराब स्वास्थ्य में बिताती हैं। स्वास्थ्य संबंधी बोझ महिलाओं के जीवन पर भारी प्रभाव डालता है, जिसका व्यापक असर जो है समाज पर भी पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं को शहरी महिलाओं की तुलना में खराब स्वास्थ्य ज़्यादा है उनका, और स्वास्थ्य सेवाओं को तक उनकी पहुंच भी नहीं है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदाता हैं, और विशेष रूप से महिला स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता है, उनकी संख्या बहुत सीमित है। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जिसको जो महिलाओं को पुरुषों से थोड़ा पीछे रखते हैं, या वो सोच है। तो सबसे पहली बात आती है कि लड़कियों को पुरुष के बराबर अवसर नहीं मिलते। दूसरी बात आती है कि उच्च शिक्षा, निर्णय लेने की भूमिका और नेतृत्व जो है भूमिका में
महिलाओं की भागीदारी कम होती है। लैंगिक असमानता रैंकिंग के अनुसार भारत 149 देशों में 108वें स्थान पर है। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया हो जाता है। विवाह में लड़की के पक्ष से दहेज लेना एक हमारे यहाँ आम बात है। भले ही दहेज प्रताड़ना के कितने ही केस हो, दहेज लेना अपराध हो, पर एक सामाजिक मान्यता है और लोग उसमें दहेज की अपेक्षा करते हैं। बेटी को जो प्राथमिकता देना चाहिए वो ना देके बेटों को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरी के अवसर और वेतन नहीं मिलते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में जो है वो असफल हो रही है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून तो बने हैं, पर वो कितने मान्य हो रहे हैं हम देख रहे हैं इन दिनों। आए दिन जिस तरह के केस हो रहे और देश में आंदोलन चल रहे हैं, वो ये बताते हैं कि कानून का भय कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। महिला अधिकारों के बारे में ज्ञान फैलाने के लिए और अधिक जागरूकता की जरूरत है। लड़कियों की स्वतंत्रता में उनकी जो पाबंदियां हैं वो बहुत सारी उनके लिए बाधक हैं, वो उस तरह से नहीं जा सकती हमारे यहाँ अभी भी जिस तरह से लड़के जाते। खैर, समाज बदल रहा है, लड़कियां भी देश विदेश में जा रही हैं, माता पिता भी भेज रहे हैं, ये बदलाव आया है। पर अभी पूरे समाज की अगर बात करूं, देश की बात करूं, तो उस तरह से बदलाव नहीं आया। भारत में पितृसत्तात्मक जो ढांचा है वो इतना मजबूत है कि लड़कियों के दैनिक जीवन है उनमें भी उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो लड़कियों के दैनिक जीवन में जीवन रक्षक संसाधन, सूचना, सामाजिक नेटवर्क तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना पड़ना पड़ता है। लड़कियों और महिलाओं को चुनौतियों का सामना जो है हर प्लेटफॉर्म पे करना पड़ता है। लड़कियों और महिलाओं के पोषण में सुधार की जरूरत है। भारत में बाल विवाह जो है एक प्रथा है और अभी हम देखते हैं कि अभी जब कुछ त्यौहार आते हैं अक्षय तृतीया टाइप के, तो तमाम समझाइश के बावजूद भी बाल विवाह होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। कई बार माता पिता को लगता है कि लड़की सुरक्षित नहीं होगी, हम जल्दी से इसका विवाह कर दें, ये भी इस तरह का जो है एक सोच होती है और वो बाल विवाह हमारे यहाँ बहुत होता है। इसके अलावा अगर हम पूरी बात कर रहे हैं लैंगिक समानता, पूरी दुनिया में अगर हम दुनिया भर में देखें तो एक मुद्दा है। वैश्विक स्तर पर यदि लैंगिक समानता की बात करें तो 68.5% है और वर्तमान दरों के मुताबिक 2158 तक पूर्ण समानता की उम्मीद नहीं है। भारत दक्षिण एशिया में तीसरे सबसे निचले स्तर पर है लैंगिक समानता में। 134 साल यानी कि 2158 तक ये समय हमको लगेगा। जो 2030 के सतत विकास कार्यक्रम जो हम बात कर रहे हैं उसके लक्ष्य से 5 पीढ़ी आगे है। वैश्विक लैंगिक अंतर जो स्कोर है जिसे बंद किए गए हैं लैंगिक अंतर में के प्रतिशत के रूप में व्याख्यित किया गया है। 2024 के लिए 68.5% है जो पिछले वर्ष के मात्र 0.1% तक अंक बेहतर है। उल्लेखनीय रूप से दुनिया के 97% अर्थव्यवस्था में लैंगिक अंतर जो है 7% से अधिक को पाट दिया गया है। 146 देश के नमूनों में से 50.1% अर्थव्यवस्था में जो है के बोर्ड स्कोर को यदि हम देखते हैं तो सूचना उसमें 6.1% के स्कोर में कोई परिवर्तन नहीं आया है और 43.8% ने सकारात्मक स्कोर परिवर्तन की सूचना दी है। अगर हम पूरे ग्लोबल स्तर पे बात करते हैं, वैश्विक स्तर पे बात करते हैं, 10 में से 7 रैंक पर यूरोपीय अर्थव्यवस्था है। शेष 3 स्थानों पे न्यूजीलैंड, उसकी रैंक 4 है, निकारागुआ की रैंक 6 है और नामीबिया की रैंक 8 है। तो किसी भी देश में पूर्ण लैंगिक समानता अभी भी शामिल नहीं है। शीर्ष के देश जिनकी बहुत बात होती है, आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, निकारागुआ, जर्मनी, नामीबिया, आयरलैंड, इनमें भी जो है 80% अंतर को तो कम किया है। आइलैंड जो है वो शीर्ष पे बना हुआ है जिसमें लैंगिक जो अंतर है वो 93.4% कम कर दिया गया है, जो 1.5 दशक से अधिक समय में सूचकांक में अग्रणी है। यह सूचकांक एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को भी बताता है। 90% जो है उन्होंने इसमें हासिल किया है। अभी हम जब लैंगिक समानता की बात करते हैं और दुनिया भर के हम जिन देशों को देख रहे हैं उसमें हम कहाँ ठहरते हैं और हमारा जो है वो जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो किस तरह का है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो अगर हम 14 सूचकांकों की बात करें जो आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि मापदंडों पे हैं, तो राष्ट्रीय लिंग में 2024 सूचकांक के अनुसार आइलैंड सबसे छोटा
समरलिंग अंतर है, जिसके बाद फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है, न्यूजीलैंड, ये वो देश हैं। पर हम एक बड़े देश हैं। अजय हम अभी बात करें कि कट्टरपंथी ताकतें पूरी दुनिया में जहाँ फैल रही हैं या जिनका कब्जा हो रहा है, अफगानिस्तान में लैंगिक समानता जो है वो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अभी हमने देखा कि हमारे आसपास के ऐसे देश जो अरब कंट्री थे या बाकी जो इस्लामिक देश हैं, वहाँ पे स्त्रियों को अपने कपड़े लत्ते और अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। और वहाँ के कठमुल्ला जो हैं वो बता रहे हैं कि स्त्रियों को किस तरह से रहना चाहिए। तो स्त्रियाँ चाहे कहीं की हों, दुनिया की हों, उनमें जो है निश्चित रूप से असमानता है पुरुषों की तुलना में। अगर हम उनके प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में अगर उनके वैल्यूज़ को देखते हैं तो वो भी हमको ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। तो हम एक प्रकार से अब जब आज बात कर रहे हैं स्त्रियों की, उनके त्यौहार के दिन अपने देश में, जहाँ पे कि स्त्रियों को बहुत सम्मान और स्त्रियाँ एक तमाम अभाव के बाद, तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम अत्याचार के बाद, तमाम कहना चाहिए कि विरोधाभास के बावजूद वो जो पितृसत्तात्मक समाज में उन्होंने अपनी स्थिति बनाने की कोशिश की है। और बहुत सारी स्त्रियां दिन पे दिन आगे आ रही। इसमें शिक्षा, साक्षरता ने बड़ा रोल प्ले किया है। और ये साक्षरता, जिसका हम 8 सितंबर को साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाने जा रहे हैं, उसमें भी हम ये देखेंगे कि जो स्त्रियां हैं वो निश्चित रूप से महिला साक्षरता बढ़ी है, पर पूरी दुनिया में जब तक स्त्रियां पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगी, उनकी समझ का लेवल नहीं बढ़ेगा और उनके बीच व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़िवादी मान्यताएं खत्म नहीं होगी, तो ये जो लैंगिक समानता की बात है ये अधूरी रहेगी। तो हम आज उन तमाम स्त्रियों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जो कहीं ना कहीं ये सब जानते हुए भी इस पुरुष प्रधान समाज में अपने अपने पतियों की दीर्घायु जीवन की कामना के लिए निर्जला उपवास रखी हुई हैं। नमस्कार।